नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको जनरल साइंस की क्लास और जनरल मैथमेटिक्स की क्लास आपकी जरूरत को देखते हुए प्रोवाइड कराई जा रही है। सभी बोर्ड आईसीएसई, सीबीएसई या यूपी बोर्ड से जो भी छात्र रिलेटिव हैं उनसे भी जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बाकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े इस तरह के विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और हम आपको इसी तरह की क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगी, बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए, पीछे हम लोग क्लास क्रोमोसोम से संबंधित क्लास कर रहे थे, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्रोमोसोम के शेप के बारे में जाना था पिछली क्लास में कि शेप ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे जाना। लेकिन फिर उसी में आना कि जीन जो है वो क्रोमोसोम की एक क्या यूनिट है। जीन क्या है? क्रोमोसोम की एक छोटी यूनिट है। और जीन जो मेड अप ऑफ किससे है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब सबसे छोटी मॉलिक्यूल क्या होगी? डीएनए मॉलिक्यूल। तो उस डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप सभी नोट करिएगा इस चीज को, पहले एक नोट्स प्रोवाइड करा जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का पूरा नाम लिखा गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का नाम हुआ। अब यहाँ कहा जा रहा है, जैसे पीछे बताया गया है कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल। डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल होता है एज इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इसके द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती है। Each chromosome contain a highly coiled long molecule। कहा कि प्रत्येक क्रोमोसोम एक हाईली coiled long molecule ऑफ डीएनए को कंटेन करता है। It also called polynucleotide। इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है? कहा जा रहा है कि बिकॉज कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। कौन मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जिसके कारण इस डीएनए मॉलिक्यूल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है आगे कि ईच न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, इसको आगे करिएगा कि ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 कंपोनेंट। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कंटेन 3 कंपोनेंट्स। नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट उस न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा भाई? तो पहला कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के बारे में कहा जा रहा है कि पेंटोज शुगर होगा। क्या होगा? पेंटोज शुगर होगा। दूसरा नाइट्रोजन बेस होगा और तीसरा क्या होगा? फास्फेट ग्रुप होगा। तो पहला कहा गया पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर के बारे में बात करें तो पेंटोज शुगर इसी को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। ठीक है, कौन? पेंटोज शुगर। ठीक, ये पेंटोज शुगर को इस तरीके से दिखा दिया जाता है, इसका सिंबल पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। फिर दूसरा कंपोनेंट इसका क्या कहा जा रहा है? नाइट्रोजन बेस होगा।
दूसरा कंपोनेंट इसका क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक, इसको बोला गया NBC। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा कंपोनेंट इसका क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप होगा। तीसरा कंपोनेंट इसका क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप बोला गया किससे, P से। फॉस्फेट ग्रुप किससे बताया गया, P से बताया गया, ठीक है। तो यही जो पेंटोज शुगर है, एक तरीके से पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था, न्यूक्लियोटाइड एक तरीके से डीएनए के पार्ट थे, क्योंकि बोला गया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीएनए जो है मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से कंसिस्टिंग है, मतलब मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है क्या, डीएनए। तो यहां बोला गया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड में बताया गया कि न्यूक्लियोटाइड कंटेन 3 कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर जिसको बोला गया डीऑक्सी राइबो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। और इन्हीं तीनों को पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप को मिलाकर क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यहां पर फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होंगे। क्या होंगे, 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होंगे। तो ऊपर की चीजें इरेज करते हैं, हम आपको नोट कर लिए होंगे। तो देखिए क्लास समझ में आ रही होगी तो लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं आपकी जानकारी से रिलेटेड चीजें अंत तक क्लास में बताई जा रही है, तो अंत तक क्लास को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपकी जानकारी के लिए। अब आगे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 2 टाइप्स। यहां पर नाइट्रोजन बेस मीन्स लिख दे रहे हैं इसको NB आर ऑफ 2 टाइप्स। नाइट्रोजन बेस जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, ठीक। पहला क्या कहा गया, पहला नाइट्रोजन बेस पुरीन्स बोला गया, पुरीन्स, ठीक है। पहला नाइट्रोजन बेस क्या हो गया, पुरीन्स। और ये भी कहा है कि देयर आर 2 पुरीन्स, ठीक है। कितने पुरीन्स होंगे, यहाँ पर 2 पुरीन्स की बात की जाएगी, देयर आर 2 पुरीन्स। और वो दोनों पुरीन्स है क्या, तो कहा गया पहला है एडेनिन। पहला पुरीन्स क्या है भाई, एडेनिन है, जिसको एक तरीके से ए से बताते हैं। और दूसरा क्या है, ग्वानिन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्वानिन है, ठीक। तो ये 2 तरह की क्या हो गए, आपके पुरीन्स हो गए, एडेनिन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, ग्वानिन हो गया। एडेनिन और ग्वानिन ये 2 क्या हो गए, पुरीन्स बताइए। फिर दूसरा नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 2 टाइप्स, तो पहला पुरीन्स हो गया। और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि पिरिमिडिन्स है। दूसरा क्या है भाई, पिरिमिडिन्स है, पिरिमिडिन, ठीक। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि देयर आर 2 पिरिमिडिन्स, ठीक है। कितने पिरिमिडिन्स है, 2 पिरिमिडिन्स के बारे में कहा जा रहा है, 2 पिरिमिडिन्स, 2 पिरिमिडिन्स, ठीक। ये 2 पिरिमिडिन्स क्या है, एक तो 2 ये हो गए एडेनिन ग्वानिन, और दूसरा ये क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन मींस सी बोल दिया गया, और साइटोसिन फिर क्या है, थाइमिन है। साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक। तो ये चीजें हो गई, समझिएगा। अभी पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया। Each nucleotides contain 3 component, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें नाइट्रोजन बेस के बारे में कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन बेस आर 2 टाइप्स, पुरीन्स। और इन पुरीन को कहा गया कि देयर आर 2 पुरीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। और दूसरा कहा गया पिरिमिडिन्स, और देयर आर 2 पिरिमिडिन्स, साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक। तो ये 2 तरह के क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस आ गए। अब फिर पुनः कह रहा है कि इसमें 4 टाइप्स ऑफ बेस होते हैं,
ठीक है, दो तरह के नाइट्रोजन बेस हो गए, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, 4 टाइप ऑफ बेस होते हैं। तो उन 4 टाइप ऑफ बेस को क्या कहते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेस है, तो 4 टाइप्स ऑफ क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। नोट करते रहिएगा चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं। बहुत अच्छी क्लास, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो अब आगे करिएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसेस, 4 टाइप्स के बेस होंगे, और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देयर आर 4 types of there are 4 types of there are 4 types of nucleotides, there are 4 types of nucleotides। स्पेलिंग मिस हो रहा है, सोच रहे हैं क्या गलत हो रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स, NUCLEOTIDS, ठीक है, ये। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेस और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे मिलेंगे, तो देखिए, एक तो फास्फेट ग्रुप होगा और दूसरा क्या होगा, शुगर ग्रुप, ठीक है। एक फास्फेट ग्रुप P और दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर, जो बात बताई गई इसमें पेंटोज शुगर। और फिर यही चारों क्रमशः जुड़ के क्या बनाएंगे, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, ठीक है, 4 तरह के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो पहला ये कहा गया कि फास्फेट, पेंटोज शुगर और क्या कहा गया, एडेनिन, ठीक है, फास्फेट, पेंटोज शुगर और एडेनिन। ये किस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, तो कहा रहा है न्यूक्लियोटाइड विथ बेस एडेनिन, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस एडेनिन, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसका बेस क्या है, एडेनिन, ठीक। दूसरा भी कहा गया है फास्फेट, पेंटोज शुगर और क्या हो गया, ग्वानिन, ठीक है, फास्फेट, पेंटोज शुगर, ग्वानिन। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस ग्वानिन बन गया, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस ग्वानिन, ठीक, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस ग्वानिन हो गया। तीसरा फास्फेट प्लस शुगर और क्या हो जाएगा अगला, साइटोसिन, तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस साइटोसिन, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस साइटोसिन। ठीक है, आई बात में। और ये चीज फिर से फास्फेट, पेंटोज शुगर और थाइमीन, फास्फेट, पेंटोज शुगर और थाइमीन। तो फास्फेट, पेंटोज शुगर और थाइमीन पुनः न्यूक्लियोटाइड विथ बेस थाइमीन दे दिए, न्यूक्लियोटाइड विथ बेस क्या दे दिए, थाइमीन दे दिए। तो यहां पर इस तरह से यहां नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स हो गए, लेकिन फिर कहा गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसेस, यहां पर 4 तरह के क्या हो गए, बेस बन गए, ठीक। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 4 तरह के बेस बन गए, तो ये क्या हो गए, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, ठीक, जिसमें फास्फेट, पेंटोज शुगर और एडेनिन मिलकर न्यूक्लियोटाइड विथ बेस एडेनिन हो गया, फास्फेट, पेंटोज शुगर, ग्वानिन मिलकर न्यूक्लियोटाइड विथ बेस ग्वानिन हो गया, फास्फेट, पेंटोज शुगर और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड विथ बेस साइटोसिन, फास्फेट, पेंटोज शुगर और थाइमीन मिलकर न्यूक्लियोटाइड विथ
बेस थायमिन हो गई। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में आपको बताया गया, जिसमें बताया गया कि डीएनए जो होता है लॉन्ग हाई कॉइल्ड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें नंबर ऑफ मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। फिर कहा गया है कि ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन 3 कंपोनेंट, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स होता है। पहला बताया गया पेंटोज शुगर, दूसरा बताया गया पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस और तीसरा बोला गया फास्फेट। फिर कहा गया कि नाइट्रोजन बेस आर 2 टाइप्स, इसमें नाइट्रोजन बेस 2 तरह के, सब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, जिसमें कहा गया नाइट्रोजन बेस 2 तरह के हैं, एक प्यूरिन्स है और एक प्यूरिन्स, देयर आर 2 प्यूरिन्स एडेनिन एंड ग्वानिन। फिर कहा गया कि पिरिमिडिन्स, दूसरा नाइट्रोजन बेस पिरिमिडिन्स है, देयर आर 2 पिरिमिडिन्स साइटोसिन एंड थायमिन। फिर कहा गया कि इसमें इसके अतिरिक्त फिर बोला गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेस, 4 तरह के बेस होंगे, और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 4 तरह के जब बेस होंगे तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, और ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स इनके द्वारा बनेंगे। तो ये क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया गया। स्ट्रक्चर ऑफ क्या बताया गया, डीएनए बताया गया। ठीक है, कि डीएनए इन चीजों से क्या होते हैं, मिले होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को और देखिएगा, जो हमारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चीजों को देखिए, समझिएगा जरा। सबसे पहली चीज, डीएनए के बारे में किसने बताया। ठीक है, तो कहा गया इसमें फ्रेडरिच, क्या हो गए, फ्रेडरिच मैसियर, फ्रेडरिच मैसियर। ठीक है, फ्रेडरिच मैसियर, इन्होंने क्या बताया भाई, तो इन्होंने बताया 1861 में कि डीएनए फ्रॉम द आइसोलेटेड, फर्स्ट साइंटिस्ट टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस। ठीक है, 18 किस सन की बात है, 1869। ठीक है, ये फ्रेडरिच मैसियर क्या थे, फर्स्ट साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट टू आइसोलेट द डीएनए मॉलिक्यूल, isolate the DNA molecule from nucleus of pus, from nucleus of pus cell। ठीक है, पस सेल के न्यूक्लियस से इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल को क्या किया, आइसोलेट किया। कौन, फ्रेडरिच मैसियर, फ्रेडरिच मैसियर। और भी इनके नाम बताए गए कि गिव द नेम न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने ही दूसरा पॉइंट इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने इसका नाम गिव द नेम न्यूक्लिक एसिड, गिव द नेम न्यूक्लिक एसिड बोला, न्यूक्लिक एसिड नाम है। अगर पूछा जाए कि डीएनए का नाम न्यूक्लिक एसिड किसने बताया, तो फ्रेडरिच मैसियर ने डीएनए का नाम क्या बताया भाई, न्यूक्लिक एसिड बताया। क्यों बताया, क्योंकि यह एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों बताया गया, क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर अगली जानकारी, रोजलिंड फ्रैंकलिन, रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, अगली जानकारी नोट करिएगा, रोजलिंड फ्रैंकलिन, रोजलिंड लिंड, रोजालिंड, लिंड नहीं है भाई, फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन, अच्छा इसमें गड़बड़ हो गया। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किस सन में, ये बताया गया 1951 में। 1951 में क्या बताया इन्होंने डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में इन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, किस आधार पे, किस आधार पे, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ डीएनए के आधार पे। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, हेलिकल स्ट्रक्चर
किस आधार पे? बेस्ड, और हेलिकल स्ट्रक्चर किस पे था? बेस्ड ऑन, हेलिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन, हेलिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ डीएनए, ठीक है। एक्स-रे डीएनए की एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी के आधार पे हेलिकल स्ट्रक्चर बताया रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने, ठीक। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने जो है नेम द 3 डायमेंशनल डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में गिव द 3 डायमेंशनल नेम ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, 3 डायमेंशनल नेम ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये जानकारियां थी कि डीएनए के बारे में किन लोगों ने क्या क्या चीजें बताई। तो वाटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया 1953 में। रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने 1951 में हेलिकल डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया। किस आधार पे बताया था? एक्स-रे डिफ्रैक्शन के आधार पे, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी एक्स-रे डिफ्रैक्शन के आधार पे की और उस आधार पे बताया। और फ्रेडरिच मैसियर ने जो है 1869 में बताया कि पस सेल के न्यूक्लियस से डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया इन्होंने, ठीक है। पस सेल के न्यूक्लियस से डीएनए मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया, फ्रेडरिच मैसियर ने। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आज की हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप अपने सुझाव हमें प्रेषित करते रहिए। जो भी साथी हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, जो हमसे हमारे क्लास के द्वारा डेली अपडेट होते रहे हैं। बस साथी से निवेदन कि क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक आपकी जानकारी से कुछ न कुछ चीजें प्रोवाइड कराती जाती है साथियों, ठीक। दूसरी चीज, और भी अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक, जिससे हमको भी एक एनर्जी, एक ऊर्जा मिले और नई नई चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद आप सभी का। फिर हम एक नई चीज के साथ आपसे रूबरू होंगे अगली क्लास में।